हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र 2021, जिसमें हम कर रहे हैं जो कि है भारत दृष्टि। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या है इसमें हम 7 चैप्टर तक कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जो कि है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए दोस्तों, एक बार जितने भी अध्याय हैं थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है और क्या अभी बहुत कुछ रहता है गाइस। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हम जो चैप्टर नंबर 7 है यानी कि वाणिज्य तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो एक बार देख लीजिए कितने सारे चैप्टर हैं। अभी इसमें 29 चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आज नहीं तो कल। और अगर दोस्तों सच में वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जो है जो वीडियो है उसको क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए। और अगर कोई कमेंट में आपको कोई सजेशन देना है, कोई भी बात हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिखा है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय करता है। ठीक है, ये 2 मंत्रालय करते हैं गाइस। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो है आपका ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकी सतत विकास को बढ़ावा देने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का क्या विस्तार और देश में इंटरनेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है। ठीक है गाइस, ये वाला मंत्रालय कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वही संचार मंत्रालय क्या का काम डाक और दूरसंचार विभाग की क्या देखरेख करना है। ठीक है, दूरसंचार विभाग यानी कि टेलीकॉम सेक्टर या वो डिपार्टमेंट गाइस। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे डाक। अब लिखा है भारत में 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था गाइस, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और इसे 1774 में क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग ने आगे बढ़ाया। और डाक नेटवर्क का विस्तार जो है 1786 से लेकर 1793 के दौरान हुआ है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है वो इस टाइम हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था, ठीक है इस नियमन व्यवस्था के अंदर लाया गया है, ताकि तत्कालीन 3 प्रेसिडेंसियों के सभी जो डाकघर थे उसको अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इसके बाद क्या होता है कि 1854 में डाकघर अधिनियम में संशोधन के साथ संपूर्ण डाक व्यवस्था का स्वरूप जो है बदल गया था। और 1 अक्टूबर 1954 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से जो है चलाए जाने लगे, जैसे कि आज चलते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि देश में जो है पहला डाक टिकट उसी समय जारी किया गया था जो पूरे देश में मान्य था। और डाक दर दूरी के हिसाब से ना होकर क्या है भेजे जाने वाले पत्र और जो है जो पैकेट होते हैं उनके वजन से तय किया जाता है। दर यानी कि जो रेट है वो किस पे तय किया जाता था कि वो कितनी दूर जा रहा है या उसका जो भी डाक है उसका वजन कितना है। तो पहले ऐसे होता था गाइस। अब लिखा है यद्यपि ब्रिटिश शासन ने क्या साम्राज्यवादी हित साधना के लिए डाकघर की स्थापना की थी, लेकिन डाकघर रेल और टेलीग्राफ के साथ सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण क्या बन गया, इंजन बन गया। ठीक है, फिर इसमें लिखा है वर्तमान में पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 द्वारा भारतीय डाक सेवाओं का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये एक्ट याद रखिएगा गाइस। और इसमें लिखा है मेल ऑर्डर सेवा 1899 में मूल्य दे प्रणाली शुरू होने के साथ प्रारंभ हुई, जबकि 1880 में मनी ऑर्डर सेवा के माध्यम से क्या है दरवाजे पर धनराशि प्राप्त करना क्या हो गया, संभव हो गया। तो वैसे यहाँ पे 3 एक्ट की बात करी गई है और इन एक्ट पे क्या होता है वो बात करी गई है। ठीक है, तो दोस्तों लिखा है 1882 में डाकघर बचत बैंक प्रारंभ होने के साथ बैंकिंग सुविधा सभी लोगों तक क्या होता है पहुंच जाती है। और 1884 तक क्या होता है सभी सरकारी कर्मचारियों को डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया। तो जो डाक से रिलेटेड जितनी भी बातें थी गाइस पास्ट में वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अभी यहाँ लिखा है एक वित्तीय सेवा, आइए देखें। इसमें लिखा है डाक विभाग जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है, यानी कि जो छोटी छोटी बचत करते हैं लोग, ये उसके लिए है। ठीक है, तो जो इन योजनाओं से संबंधित ढांचागत और नियामकों में फेरबदल करता है और डाक विभाग को क्या है पारिश्रमिक भुगतान करता है। अब लिखा है डाक बचत बैंक बचत खाता, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, फिर है टाइम डिपॉजिट, ठीक है, और मासिक आय योजना और जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि
जो पीएफ होता है आपका, फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हो गया आपका, किसान विकास पत्र हो गया आपका, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि खाता जैसी योजनाएं क्या करता है ये जो आपका है डाकघर चलाता है, डाकघर बचत बैंक। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है कोर बैंकिंग की अगर हम बात करें तो कोर बैंकिंग समाधान भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण का हिस्सा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी गाइस इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो अवसंरचना है उसके साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को लाना है। कहाँ? ये कोर बैंकिंग का है। ठीक है, अब एक बार हम जरा सा ये देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या एक बॉक्स छोड़ा है दोस्तों, सॉरी, हाँ, तो यहाँ लिखा है इंडिया टेलीकॉम 2021 की बात करी तो इसमें लिखा है टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि TEPC द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच पहल योजना जो है के अंतर्गत एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है गाइस, क्या आपका TEPC ओके वर्चुअल प्रारूप में आयोजित, किसमें? वर्चुअल प्रारूप होता है गाइस। ठीक है, कब हुआ था? 3 से 4 मार्च 2021। तो इसका आयोजन दूरसंचार विभाग यानी कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और विदेश मंत्रालय जो है आपका उसके सहयोग से किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फिर हाँ, अब यहाँ पे हम कितना ये कोर बैंकिंग कर चुके हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना देखते हैं क्या लिखा है कि वर्ष 2009 में क्या है सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की क्या करी थी शुरुआत, जिसे पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? नवीन पेंशन योजना, आप क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय पेंशन योजना। ठीक है, डाक विभाग जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए करीबी इकाई है। फिर 18 से 55 वर्ष की जो वर्ग के कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। कौन सा? 18 से 55 और 60 वर्ष की आयु तक क्या है योजना में अपना जो है अंशदान कर सकता है। ठीक है गाइस, कब तक कर सकता है? 60 वर्ष की आयु तक। और स्टार्ट कब से कर सकता है? 18 से 55 से। ठीक है, तो इसमें लिखा है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है दूरसंचार मंत्रालय द्वारा शीर्ष स्तर पर डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि DIU नाम की एक नोडल जो एजेंसी है ना, नोडल एजेंसी की स्थापना की गई। कब करी गई? फरवरी 2021 में करी गई। अब गाइस इसका हम उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? दूरसंचार संसाधन के द्वारा होने वाली किसी धोखाधड़ी की जाँच करने वाली विभिन्न कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं या वित्तीय संस्थान है या दूरसंचार कंपनियां उनके बीच क्या है समन्वय स्थापित करना। ठीक है, अब आगे गाइस हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जन सुरक्षा योजना। तो इसमें जन सुरक्षा योजना यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सभी CBS डाकघरों में वर्ष 2015 में लॉन्च की गई। ठीक है गाइस, तो कौन सी लॉन्च की गई? जन सुरक्षा योजना। जन सुरक्षा योजना यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ये योजनाएं डाकघर के सभी बचत खाता धारकों को क्या है उपलब्ध है और वर्ष 2015 से CBS मुख्य डाकघरों में अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई। ठीक है, कब से? 2015 से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या लिखा है? सुकन्या समृद्धि योजना। तो गाइस यहाँ है सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पे लिखा है कन्या शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना नामक क्या है लघु बचत योजना की शुरुआत कब करी गई? 2015 में की गई। योजना के अंतर्गत कन्या शिशु मतलब अगर कोई बच्चा पैदा होता है जो कि एक फीमेल है के नाम पर क्या है उसके कानूनी नैसर्गिक अभिभावक जो है कानूनी या नैसर्गिक अभिभावक जो होते हैं एक खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना के अधीन वह 2 कन्याओं के नाम पर उनके जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक 2 अलग अलग खाते भी खुलवा सकते हैं गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार का बैंक है जो डाक विभाग के अधीन आता है। ठीक है, यानी कि किसके अधीन आता है? डाक विभाग के। 2016 में इसे पेमेंट बैंक के तौर पर भारत सरकार की 100 सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों के तौर पर क्या किया गया? स्थापित किया गया और देश भर में जो है IPPB की 650 शाखाएं स्थापित, मतलब इस IPP यानी कि ये हो गया IPPB। ठीक है, तो इसकी जो है देश भर में जो है 650 शाखाएं स्थापित की गई जो जिला प्रधान डाकघरों में जुड़ी हैं। ठीक है, अब लिखा है बैंक में बचत खाते, नगद हस्तांतरण या थर्ड पार्टी के जरिए बीमा की सुविधा है। बिल व अन्य जरूरी भुगतान भी इसके जरिए किए जा सकते हैं। मतलब इससे क्या क्या किया जा सकता है? ठीक है, वित्तीय समावेशन
की दृष्टि से शुरू किए गए इस बैंक को देश के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक बैंकिंग सेवा प्रदान करने के विचार से शुरू किया गया। इसे क्यों शुरू किया? वित्तीय समावेशन, मतलब उन लोगों को भी बैंक से जोड़ना जो बैंक से आज तक जुड़े नहीं हैं, यानी कि दूर दराज के इलाके या ग्रामीण इलाके। अब लिखा है जिला के सभी डाकघरों को भी उनकी IPPB शाखा से जोड़ा गया है। इसके अनुसार 1.36 लाख जो है अधिगम स्थलों के साथ IPPB देश का क्या है सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जिसके अधीन 3 लाख प्रशिक्षित और पंजीकृत डाक कर्मी और ग्रामीण डाक सेवा घरों तक क्या है बैंकिंग सुविधा पहुंचाते हैं। लिखा डाकघर बचत बैंक का प्रमुख लक्ष्य बचत होता है, जबकि जो IPPB मुख्यतः डिजिटल भुगतान और प्राप्तियों का मार्ग अपनाने पर जोर देता है। मतलब कि डिजिटल भुगतान करिए, डिजिटल प्राप्तियां करिए, मतलब फ़ोन से लेन देन करिए, ना कि पैसों से। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि POSB यानी कि डाकघर बचत बैंक की बचत खाता जो है सावधि जमा हो गया, मासिक आय योजना हो गया आपका, PPF हो गया आपका, SSI हो गया आदि बचत योजना है। जबकि जो IPPB बचत खाता एवं चालू खाता, प्रेषण एवं बिल भुगतान सेवाएं, फिर व्यापारिक सेवाएं हो गया, थर्ड पार्टी उत्पादन जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो IPPB के आरंभ के समय ही डाक घर बचत खाता को एक IPPB खाते से जोड़ा जा सकता है, और जिसके जरिए क्या है एक अंतः प्रचालनीय बैंकिंग इकोसिस्टम के माध्यम से POSA खाते को क्या है संचालित किया जा सकता है, और जिससे वह IMPS, फिर आपका लिखा है UPI, देन NEFT, ठीक है, सॉरी NEFT, और फिर लिखा है RTGS, राइट, RTGS तथा BBPS का ये सारे इकोनॉमी के टर्म्स हैं, ये आप देख सकते हैं इकोनॉमी की बुक में, जैसे अन्य ऑनलाइन भुगतान पेमेंट करने योग्य भी बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लिखा है डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या लिखा है कि डाक जीवन बीमा योजना यानी कि PLI, ठीक है, का आरंभ कब होता है? 1 फरवरी 1884 को। क्या डाक जीवन बीमा योजना कब होता है आरंभ? 1884 को एक कल्याणकारी योजना के रूप में डाक विभाग के कर्मचारियों के, जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए हुआ था। ठीक है, और बाद में 1888 में क्या आता है? टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों को भी इसमें ले आया गया। किसमें? डाक जीवन बीमा योजना में। किसमें लाया गया गाइस? इसमें। चलिए, उसके बाद लिखा है ग्रामीण डाक बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 1995 में की गई। इस योजना का मुख्य ध्येय क्या है? ग्रामीण जन और विशेषकर गांव के कमजोर वर्ग और महिला कर्मियों को बीमा उपलब्ध कराना है, और साथ ही ग्रामीण क्या आमजन के बीच क्या बीमा के प्रति क्या फैलाना है? जागरूकता फैलाना है कि लोग बीमा करवाएं। ठीक है, स्पीड पोस्ट की अब यहाँ पे बात करते हैं, तो लिखा है स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत है वो 1986 में हुई थी, और इस सेवा के अंतर्गत 35 किलोग्राम तक के वजन वाले जो है पत्रों या पार्सलों को क्या है देश भर के किसी मतलब कहीं भी तेजी और निश्चित समय अवधि में भेजा जा सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब बोल दिया जाएगा 2 दिन, मतलब 2 दिन में भेजा जाएगा। फिर लिखा है घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में इसका जो है स्थान अग्रणी है। फिर स्पीड पोस्ट भेजे गए सामान पर 1 लाख रुपए तक का बीमा भी उपलब्ध कराता है। जो भी सामान आप बेचते हैं उस पर 1 लाख तक का बीमा। अब लिखा है मिशन PSLV C50 CMS 01। अभी रुकिए दोस्तों एक बार, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मिशन PSLV C50 CMS 01 ये क्या है? अब गई यहाँ लिखा है कि जो 17 दिसंबर 2020 को क्या है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि क्या शार श्रीहरिकोटा से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान की जो है 52वीं उड़ान यानी कि मिशन PSLV C50 सफलतापूर्वक संपन्न हुई, और इस मिशन के तहत PSLV C50 ने भारत के संचार उपग्रह CMS 01 को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक क्या करा? स्थापित कर दिया। ठीक है, उसके बाद लिखा है ये XL प्रारूप यानी कि जिसमें 6 स्ट्रैपर ऑन मोटर लगे हुए हैं, उसमें क्या है PSLV की 22वीं उड़ान थी ये। ठीक है, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि शारशी हरिकोटा से प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च 77वें प्रक्षेपण यान मिशन भी था ये। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि CMS 01 भारत का जो है 42वां संचार उपग्रह है, और यह उपग्रह जो है
आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड यानी कि क्या है एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा। और ये बैंड मुख्यतः उपग्रह संचार और पूर्णकालिक सैटेलाइट टीवी नेटवर्क हेतु, साथ ही मौसम रडारों और वाईफाई उपकरणों और रेडियो लैन हेतु ही जो है प्रयुक्त होती है। अब लिखा है विस्तारित सी बैंड कवरेज के अंतर्गत भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये तीनों क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, मतलब जो है आपके आइलैंड भी है और आपकी जो मेन लैंड है वो भी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इस उपग्रह की मिशन अवधि क्या है आपकी, कितनी है, 7 वर्ष से अधिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लिखा है एक्सप्रेस पार्सल एंड बिजनेस पार्सल। ठीक है, तो भारत में बढ़ते हुए ई कॉमर्स बाजार में क्या है, पार्सल खंड को क्या है, गति दी गई है, जहां B2C बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, तो बिजनेस टू कस्टमर पार्सल में जो है वृद्धि हो रही है। इसी तरह C2C यानी कि कस्टमर C2C श्रेणी में भी आवश्यकता पूरी करने की गुंजाइश है। फिर लिखा है एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल क्या है, सेवाएं सरकार द्वारा 2013 से क्या करी गई हैं, शुरू की गई हैं। आगे लिखा है एक्सप्रेस पार्सल जो है खुदरा और जो थोक ग्राहकों के लिए क्या है, विशेषकर पार्सल सेवा है और इसके जरिए क्या है, पार्सलों की समयबद्ध और सुरक्षित होम डिलीवरी की जाती है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जो दे दिया है उसमें, और क्या है, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से डिलीवरी होती है गाइस। और एक्सप्रेस पार्सल में क्या है, न्यूनतम 0.5 किलोग्राम वजन पर क्या है, शुल्क लिया जाता है। ठीक है, और फिर लिखा है कि जबकि जो खुदरा ग्राहकों से अधिकतम 20 किलोग्राम पर और जो है संविदा ग्राहकों से कितना 35 किलोग्राम पर क्या है, शुल्क लिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है बिजनेस पार्सल का जो लक्ष्य है वो क्या है, कॉरपोरेट ग्राहकों को मितव्ययी क्या वितरण सेवा उपलब्ध कराना है। और इस श्रेणी में न्यूनतम शुल्क जो शुल्क होगा वो 2 किलोग्राम पर लिया जाएगा, जबकि अधिकतम जो है आपका 35 किलोग्राम पर लिया जाएगा और इसकी सेवा देश में सभी स्थानों पर दी जाती है। ठीक है, आगे लिखा है लॉजिस्टिक्स डाक, तो ये जो आपका लॉजिस्टिक पोस्ट एयर सेवा की शुरुआत 2013 में हुई थी और शुरुआत में इसके अंतर्गत 15 शहरों को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, और वो 15 शहर कौन कौन से थे, अगरतला, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इम्फाल, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ एंड तिरुवनंतपुरम। फिर लिखा है लॉजिस्टिक पोस्ट द्वारा क्या भेजे गए माल के वजन की ऊपरी सीमा कुछ नहीं है, मतलब आप कितने भी किलो का भेज सकते हैं, जबकि इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो एटलीस्ट 50 किलो होनी चाहिए। तो वायु सेवा द्वारा भेजे जाने वाले जो सामान में न्यूनतम जो है 25 किलोग्राम जो है वजन का शुल्क लिया, मतलब 25 किलोग्राम वजन पर क्या है, शुल्क लिया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लिखा है डाकघरों के जरिए क्या, गंगा जल। ओके, देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय डाक व्यवस्था ने गंगा जल की सप्लाई एंड वितरण का भी क्या प्रबंधन किया है। अब आप गंगा जल भी जो देश भर के डाकघरों में क्या है, ऋषिकेश और गंगोत्री से प्राप्त होता है, मतलब अब आप डाक से गंगा जल भी ले सकते हैं गाइस। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2016 से। अब हम बात करेंगे ई डाक की। देखिए क्या लिखा है, वर्ष 2004 में आरंभ की गई जो ई डाक सेवा है वो खुदरा और कॉरपोरेट ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक्स संदेशों को भेजने की जो है सुविधा देने वाली अपंजीकृत हाइब्रिड डाक सेवा है, जिसमें क्या है जो है टेक्स्ट मैसेजेस हो गया, आपका स्कैन किए गए चित्र हो गया, अन्य तस्वीरें शामिल होती हैं। हार्ड कॉपी के रूप में क्या है, डाकिया डिलीवरी जो है कर्मचारी के माध्यम से ये नियत स्थान पर पहुंचाई जाती हैं। अब लिखा है ई डाकघर। ठीक है गाइस, यानी कि जो वर्चुअल होगा कुछ। ठीक है, अब इसमें लिखा है ई डाकघर जो है डाक विभाग की ई कॉमर्स पोर्टल है जो इंटरनेट के जरिए सामान्य व्यक्तियों को क्या है, चुनिंदा डाक सुविधाएं प्रदान करता है। गाइस ये आप ऐसे मान लीजिए कि डाकघर की कोई वेबसाइट है, तो इसमें लिखा है कि ई पोर्टल का उद्देश्य जनता को उसके घरों और दफ्तरों से उनके अपने कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए जो है डाक सेवा है ना, उसकी सुविधाएं प्रदान करना है। जैसे कि आज आप कोई बैंक में अकाउंट खोलते हैं और सारी सुविधा आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। ठीक है, आप बैंक की वेबसाइट खोलिए और कुछ भी कर लीजिए। फिर लिखा है ग्राहक इस पोर्टल के द्वारा जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान कर जो है आपका फिलाटेलिक टिकटें जो है खरीद सकते हैं और ऑनलाइन RPLI के प्रीमियम का भी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है
गाइस यहाँ लिखा है आपका फिलाटेली। तो फिलाटेली डाक टिकट का संग्रह करने और डाक जो टिकट है उसका इतिहास या असंबद्ध वस्तुओं के अध्ययन की रुचि है। ठीक है। फिर लिखा है ये टिकट संग्रह जो है अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्मरण करने और राष्ट्रीय विसारत संस्कृति और घटनाओं जो भी घटनाएं उसको प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। फिर दोस्तों आगे है आपका माई स्टैम्प्स। तो माई स्टैम्प भारतीय डाक जो टिकट है उसका क्या है, निजी रूप है और ग्राहक की तस्वीरें और संगठन और स्मारक कलाकृतियों की छोटी छवियां, फिर है धरोहर नुमा इमारतें, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक शहर, वन्य जीवन, अन्य जो है पशु पक्षियों आदि की छोटी तस्वीरों के माध्यम से उन्हें क्या है निजी कार्यों हेतु क्या उपयुक्त बनाना है। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की बात कर लेते हैं। तो लिखा है अगस्त 2020 में दुनिया के 87 डाक प्रशासनों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। वैसे इंपॉर्टेंट है। लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट तथा साइबर सुरक्षा संबंधी नीतिगत विषयों को देखता है। ठीक है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई गवर्नेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ITES उद्योगों के समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने और इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाने, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने जिसमें मानव संसाधनों का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, फिर है डिजिटल सेवाओं द्वारा दक्षता बढ़ाना और सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। तो क्या आगे लिखा है ई गवर्नेंस, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। इसमें कि सेवाओं की गुणवत्ता में परिवर्तन करने और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए ई क्रांति पहल का उद्देश्य क्या, क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और सेवाओं को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना और इस कार्यक्रम का सिद्धांत परिवर्तन करना और कार्य में जो है परिणत करना नहीं। ठीक है। तो इसमें लिखा है माई गवर्नमेंट मतलब MYGOV मतलब MyGovernment.in एक क्या है अभिनव प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य सरकार के निर्णयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि राष्ट्र निर्माण हेतु सुशासन का लक्ष्य जो है प्राप्त किया जा सके। और ये नागरिकों और विश्व भर के शुभेच्छुकों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा करने का क्या है अवसर प्रदान करता है। फिर इसमें लिखा है भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जो ई सेवाओं को जो है ई सेवाओं के संबंध में लगातार फीडबैक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या रैपिड असेसमेंट सिस्टम, ठीक है, रैपिड असेसमेंट सिस्टम की जो है शुरुआत की है। इस प्रणाली में फीडबैक प्राप्ति के लिए विभिन्न चैनल है और विश्लेषणकर्ता इस पर क्या करता है, नज़र रखता है। और ई पेमेंट संरचना की अगर हम बात करें तो लिखा है सभी भुगतान और प्राप्तियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। ठीक है। ई पेमेंट में मतलब आप जैसे फ़ोन से क्या करते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं। तो ऑनलाइन भुगतान के लिए सामूहिक मंच क्या है, payonline.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ई जिले। तो इसमें लिखा है कि यह ई क्रांति के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना होती है। ठीक है। और इस परियोजना का जो नोडल मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और इसे राज्य सरकार और उसकी निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा क्या है लागू किया जाएगा। तो लिखा है मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य जिला और ऐसे उप जिला स्तर पर जो कि अन्य मिशन मोड परियोजना का हिस्सा नहीं है MMPE अवसंरचना के 4 स्तंभों का लाभ उठाकर उन्हें अमल में लाती है। ठीक है। ये परियोजना 634 जिले में लॉन्च की गई है और लगभग 1012 ई सेवाएं भी लॉन्च की गई हैं। तो डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन। वैसे यहाँ लिखा है 2016 में नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या डिजिशाला नामक एक नए शैक्षणिक चैनल की शुरुआत की गई थी और डी फ्री डिश के साथ जो डिजिशाला है पर जो डिश टीवी पर भी उपलब्ध है और डी फ्री डिश पर क्या है डिजिटल शैक्षणिक और गैर व्यावसायिक टीवी चैनल के तौर पर क्या है उपलब्ध है। और 2016 में www.cashlessindia
कैशलेस यानी कि अब कैश को छोड़ के डिजिटल भुगतान करना है, ऐसा कुछ। तो cashlessindia.gov.in नामक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। बतौर ज्ञान संग्रह, इसका लक्ष्य क्या है? विभिन्न तरह के डिजिटल भुगतान विधियों योजनाओं के प्रति नागरिकों के बीच क्या करना है? जागरूकता फैलाना है। तो वर्ष 2016 की शुरुआत के कुछ ही समय दौरान भीम ऐप के डाउनलोड का आंकड़ा जो है 2 करोड़ से अधिक पहुंच गया और इसके जरिए क्या है 3000 करोड़ रुपए का लेन देन भी संभव हो गया। मतलब जो डाउनलोड की गई वो 2 करोड़ से ज़्यादा इस ऐप को डाउनलोड किया गया। 2016 की बातें कही। फिर लिखा है व्यापारियों की ओर से जो है भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए भीम आधार नामक नई योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल भुगतान और लेन देन के परितंत्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या है आपका डिजिधन मिशन नामक मिशन को तैयार किया गया। अब लिखा है उमंग, तो इसमें लिखा है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस को बड़ी सरकारी सेवाओं के प्रयास के लिए क्या है सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म के तौर पर 2017 में क्या विकसित और शुरू किया गया। तो यहाँ लिखा है साइबर सुरक्षा। राष्ट्रीय कार्यसूची में साइबर स्पेस की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके महत्व को समझते हुए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई। इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, क्या साइबर स्पेस में सूचना और सूचना अवसंरचना को क्या करना? संरक्षित करना। साइबर खतरे को रोकने के लिए जो है क्षमता सृजन और संस्थागत अवसंरचनाओं, जनता, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और फिर सहयोग के माध्यम से अन्य साइबर घटनाओं से हुई जो क्षति है उसको क्या करना है? कम करके नागरिकों और व्यवसाय और सरकार के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है दोस्तों। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? आगे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर क्या मटेरियल। तो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मटेरियल की स्थापना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पदार्थों के क्षेत्र में व्यवहारिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत वर्ष 1990 में की गई थी और सीमेट अपनी पुणे, हैदराबाद और त्रिशूर स्थित प्रयोगशाला के माध्यम से जो है कार्य कर रहा है। अब लिखा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो लिखा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर निर्यात को क्या है प्रोत्साहित करना है और सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र का काम करना है। तो इसमें लिखा है STPI सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी जो पार्क है तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना को लागू करने के लिए क्या है ये उत्तरदायी है। ठीक है, अब लिखा है टेलीघनन। तो इसमें लिखा है टेलीघनन से तात्पर्य 100 व्यक्तियों के बीच टेलीफोन की संख्या से है। ये टेलीफोन की पहुंच के महत्वपूर्ण सूचक के तौर पर होता है। नवंबर 2019 के अंत तक भारत में जो टेलीघनन है घनत्व जो है वो 88.81 है, यानी कि 100 लोगों में 88 फ़ोन है। ठीक है, तो इसने लिखा है टेलीफोन है। ठीक है, अब लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व कितना है आपका 56.71 है, यानी कि 100 लोग हैं अगर तो उनमें से जो टेलीफोन है वो 56 के पास है। और शहरी क्षेत्रों में गए 100 लोगों पे 156 टेलीफोन की सुविधाएं हैं। तो सेवा क्षेत्रों में टेली घनत्व आंकड़े हिमाचल प्रदेश में क्या है सबसे अधिक रहे हैं। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिमाचल में, और इसके बाद गई यहाँ पे सारा लिखा है। उसके बाद आपका केरल का नंबर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पंजाब, देन तमिलनाडु है, कर्नाटका है। वहीं दूसरी ओर टेली घनत्व जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा अपेक्षाकृत यहाँ पे कम है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसके जो डेटा है वो देख लीजिएगा। इसमें लिखा है महानगरों में दिल्ली में टेली घनत्व सबसे अधिक, यानी कि 100 लोगों पे इसने कितने टेलीफोन की बात करें 237, हर एक के पास 2, उससे भी ज़्यादा। इसके बाद मुंबई में है और उसके बाद क्या है गाइस कोलकाता में है।
इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच। ठीक है, अब लिखा है सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के विकास पर व्यापक जोर दिया है। तो मार्च 2019 तक देश में ब्रॉडबैंड और क्या है नैरो बैंड को मिलाकर इंटरनेट जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या हो गई है गाइस कुछ इतने मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिलियन क्या होता है 10 लाख होता है, तो 636 इंटू 10 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो गाइस इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो इतने लोगों तक आपका इंटरनेट की सुविधा अब लिखा है 2019 तक क्या है आपका 687 मिलियन तक पहुंच गई है। 2019 में मार्च 2019 में आपका डेटा दे रखा है और सितंबर 2019 में दे रखा है। अब लिखा है कि वायरलेस फ़ोन आदि से इंटरनेट एक्सेस करने वाले उपभोक्ताओं की जो संख्या है 2019 में कितनी थी 665 मिलियन पहुंच गई थी, जबकि वायरलेस इंटरनेट उपभोक्ताओं की जो संख्या है गाइस वो कितनी है आपकी 22 मिलियन। मतलब आप ये समझ लीजिए वायरलेस इंटरनेट का मतलब हो गया कुछ ऐसा वाईफाई जैसा। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2019 तक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या जो है आपकी 563 मिलियन और नवंबर 2019 में ये हो गई बढ़कर 661 मिलियन थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, लिखा है मार्च 2019 से सितंबर 2019 तक इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने 50 मिलियन की कुल वृद्धि हुई है। गाइस इतनी जल्दी 50 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता जो है बढ़ गए। तो वैश्विक स्तर पर अब भारत डेटा उपभोग में क्या है अग्रणी है, यानी कि बिल्कुल ही फर्स्ट नंबर पे है। अब यहाँ पे लिखा है सबसे ज़्यादा भारत में इंटरनेट यूज़ किया जाता है। 2014 से 19 तक प्रति माह प्रति उपभोक्ता डेटा उपभोग में क्रमशः जो है आपका 32 MB से 9 GB तक पहुंच गया था। ठीक है, यह वृद्धि 146 गुना की रही है। इतना ज़्यादा कैसे हो गया गाइस? यहाँ पे क्या होता है जब जियो का नेटवर्क आ जाता है ना और ये फ्री में डेटा मिलने लगा तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया इसका नंबर। लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 15 जून 2022 से अपने मूल इंटरनेट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की गई है। जो आप चलाते आपने अपने फ़ोन में आपने अपने लैपटॉप में देखा होगा, अपने कंप्यूटर में देखा होगा गाइस क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन इसको यूज़ कोई नहीं करता। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कहा कि भैया इसको क्या करते हैं 2022 जून 15 को बंद कर देंगे। ठीक है, ये 19 मई 2021 में कहा। अब लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर को वर्ष 1995 में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 95, अभी कौन सी विंडोज़ चल रही है गाइस 10 13 चल रही है शायद। ठीक है, तो 95 के साथ क्या है लॉन्च किया गया था गाइस, अभी 10 चली विंडोज़ 10। ठीक है, अब यहाँ लिखा है दूर संचार विभाग की बात करें तो दूर संचार विभाग तेज समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित विश्वसनीय किफ़ायती उच्च गुणवत्ता संपन्न क्या है कन्वर्ट दूर संचार सेवाएं सभी कहीं भी कभी भी देने के लिए क्या है संकल्पबद्ध है। अब विभाग पूरे देश में सुरक्षित किफ़ायती दर पर क्या है विश्वसनीय सुरक्षित जो है वॉइस एंड डेटा सेवाएं प्रदान कर जनहित के लक्ष्यों को क्या प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है मौजूदा दौर में भारत जो है दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है और यहाँ इस क्षेत्र के 1.18 बिलियन ग्राहक हैं गाइस। अब लिखा है भारत की मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से क्या है बढ़ रही है। मौजूदा दौर में समूचे टेलीफोन उपभोक्ताओं का 98% इससे संबद्ध है। फिर 2020 तक मोबाइल उद्योग का कुल आर्थिक ढांचा 14 खरब यानी कि $217 बिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। अब इसमें लिखा है मीडिया लैब एशिया, तो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित मीडिया लैब एशिया जो है गैर लाभकारी कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी का उद्देश्य क्या है जनसाधारण तक ECT का लाभ पहुंचाना है और इसकी गतिविधियों में क्या एप्लीकेशन क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एप्लीकेशन क्षेत्र यथा स्वास्थ्य सेवा शिक्षा जीविका दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए क्या है आपका ICT को शामिल करना है। तो वैसे यहाँ लिखा है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ लिखा है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL। तो भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की जो स्थापना है वो 2000 में की गई। ठीक है, यह कंपनी दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में सूचना सेवाएं प्रदान करती है। अब है अभी मुंबई और दिल्ली में क्यों नहीं करती गाइस BSNL?
अब यहाँ लिखा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, ठीक है गाइस। एक था हमारा BSNL, ठीक है, उसने दिल्ली मुंबई को छोड़ के हर जगह। अब जो बाकी आपका दिल्ली मुंबई या जो महानगर है गाइस, महानगर बड़े नगरों को कहा जाता है, ठीक है, जैसे दिल्ली है, आपका मुंबई है, तो वहाँ पे हम BSNL का यूज़ नहीं करते हैं, MTNL का करते हैं। तो वर्ष 1986 में स्थापित महानगर मतलब जो MTNL है, नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और ये देश के प्रमुख महानगरों दिल्ली और मुंबई में सेवा प्रदान करता है। तो गाइस आगे लिखा है इन दोनों महानगरों में क्या है, MTNL निर्धारित लाइन की जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान जो है प्रदाता कंपनी है, ठीक है। अब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो लिखा है कि जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना कब होती है, 1948 में तब के दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग के उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए की गई थी। तो लिखा है कि ITI ने अपना संचालन जो है वर्ष 1948 में बेंगलुरु में क्या किया था, शुरू किया था और बाद में इसका जो विस्तार है हुआ और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, आपका कहाँ है, इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद नैनी आप बोलते हैं, फिर रायबरेली, ये भी आपका यूपी में है, फिर है मनकापुर, केरल के पलक्कड़ में इसकी उत्पादन इकाई क्या है, शामिल है। अब लिखा है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL की जो स्थापना है वो आपकी 1978 में की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि उचित जो है विपणन नीति तैयार कर निरंतर आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करके और अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखते हुए विदेश तथा घरेलू बाजार में परिचालन की जो है श्रेष्ठता उसको बनाए रखना। लिखा है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL। तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नामक एक स्पेशल पर्पस क्या है, व्हीकल, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV को भारतीय कंपनी कानून 1956 के अंतर्गत 2012 को शामिल किया गया था ताकि लगभग 2.5 लाख पंचायतों में भारत नेट योजना जो है लागू की जा सके, ठीक है गाइस। अब इसमें लिखा है हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा योजना। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है गाइस, एक वायर है जिसके द्वारा इंटरनेट सुविधा हर गांव में पहुंचाई जाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के सभी इतने गांव मतलब 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु इस योजना का क्या किया गया, शुभारंभ कब किया गया, और ये बात है आपकी 21 सितंबर 2020 की। अब लिखा है इसका उद्देश्य क्या, तीव्र गति वाली इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत राशि वाली यह परियोजना 31 मार्च 2021 तक पूरी होगी, ठीक है। तो गाइस 31 मार्च 2021 तो चला गया दोस्तों। तो इसमें लिखा है इसमें जो है 640 करोड़ रुपए की पूंजीगत खर्च का वहन दूर संचार विभाग भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और इस योजना के पूरे होने के बाद बिहार भारत का पहला राज्य होगा जिसके सभी गांव जो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। चैप्टर था आपका संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कोई भी सजेशन देना है, कोई बात कहनी है आपको, ठीक है, तारीफ़ करनी है तो गाइस कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो सच्ची में 1% भी आपको पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज करिए, कल करिए, कभी भी करिए। गाइस जो चैनल है मेरा उसका नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम क्या है धीरे धीरे जो है और भी बुक्स लाते रहेंगे दोस्तों। अभी हमारा जो है टारगेट है फिलहाल इस बुक को ख़त्म करना, प्लस इसके साथ जो घटना चक्र की हमारी जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, अभी उसमें हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो गाइस इस वीडियो को भी देखिएगा। घटना चक्र 2021 की हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, यानी कि अभी हम कर रहे हैं भारत का भूगोल कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जब ये बुक ख़त्म हो जाती है इन दोनों में से कोई भी एक, तो उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, घटना सार।
तो क्योंकि दोस्तों अब जब एग्ज़ाम आने वाला है तो इस बुक को भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और ये 6 महीने का क्या होता है आपका करंट की बुक है ये गाइस। चलिए फिर यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि होगा चैप्टर नंबर 9 रक्षा।